बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है रिस्क मैनेजमेंट की। अपने बेटा माइक जो है पहले वो म्यूट पे करें, सभी स्टूडेंट जो हैं अपने माइक म्यूट पे कर लें। ओके बेटा, लास्ट टाइम आपको मैंने जो लास्ट वीक हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने दो चैप्टर्स डिस्कस किए थे। एक चैप्टर हमने बिल्कुल बेसिक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इसको हमने डिस्कस किया था। रिस्क वर्सेस रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिस्क एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिटर्न, ये हमने डिस्कस किया था। देन उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने वोलेटिलिटी को डिस्कस किया था। वोलेटिलिटी के अंदर बेटा मैंने आपको वोलेटिलिटी की डेफिनेशन दी थी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई थी, वोलेटिलिटी क्या होती है, उसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स करके दी थी। और फिर हम लोगों ने कुछ एक्सेल शीट्स की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने प्रेडिक्शन या फॉरकास्टिंग कैसे करनी है। अगर यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बेटा। कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी। नो क्वेश्चन बेटा? नो सर। नो सर। ओके, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 का कहा था कि आप लोगों ने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं। तो 10 तो खैर अभी हम कर रहे थे, कुछ मैंने पोर्शन करवा दिया था। तो आप लोगों को मैंने EWMA मॉडल और गार्स मॉडल करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर, या अभी करना था हमने? सर करवा दिया था आपने। करवा दिया था गार्स मॉडल। ओके, करवा दिया था। उसके न्यूमेरिकल करवाए थे मैंने आपको? यस सर। ओके, तो आपने साथ साथ बता दिया था सारा ही। ओके, ठीक हो गया। आप लोगों को मैंने एक काम दिया था बेटा, कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ के आनी है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है वो बेस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस करती है फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर। ये मैंने आपको टॉपिक दिया था कि आपने इसको रीड करके आना है। याद है कुछ? यस सर। जी सकलैन बेटा बताएं जरा। फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी तो फाइनेंशियल आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी। जी जरा सर इसमें जी सर इसमें दो कंसेप्ट हैं सर। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो सर जो रिसर्चर हैं वो ये कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। उन्होंने सर कहा फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम आता है। फाइनेंशियल सिस्टम जो इंक्लूड करता है इसमें बैंक्स होते हैं, स्टॉक मार्केट्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर सर ये जो अगर ये फाइनेंशियल जो सिस्टम है अगर ये सही तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सर अगर ये लार्ज फर्म्स जो हैं उनको अगर ये लोन प्रोवाइड करे लार्ज स्केल के ऊपर ताकि वो अपने आप को मजीद एक्सपेंड कर सकें, एम्प्लॉयमेंट होगी सर, उसके बाद बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इस मुल्क के अंदर, तो सर इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर हो सकती है। ये ओके, एक मिनट यहीं पे आप यहीं पे स्टॉप करें, यहीं पे रुके जी। यस जी किंजा बेटा आप बताएं, आपने क्या पढ़ा? जी जी नाज़मा बेटा आप बताएं। बेटा अगर आप लोग आगे से रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग नहीं पढ़ रहे, आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ आप लोगों ने। मुझे हाँ या ना में जवाब तो दें कम से कम आप। जी सर। जी और कोई स्टूडेंट बेटा जिन्होंने पढ़ा हो? सिर्फ सकलैन नहीं पढ़ा है? सर ये टॉपिक कल की क्लास के लिए था कंज्यूमर बैंकिंग में, आज नहीं था, आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा चलें बेटा, कंज्यूमर बैंकिंग के लिए था तब आपका सैटरडे संडे तो स्टार्ट हो गया ना, तो कम से कम आपको पढ़ तो लेना चाहिए था ना। आपने मतलब नहीं सर बेजल वाला और ये वाला कल था, इसलिए हमने वो ना स्क्रीनशॉट लिए कि कल हम पढ़ेंगे इसका, तो न्यूमेरिकल्स किए थे इसके लिए। चलो कल देख लेंगे बेटा, कल आपने क्या मार्का मारना, चले कल मार्का चेक कर लेंगे, कौन सा कल दूर है। जी सर। अच्छा मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 बेटा बताया था। चैप्टर नंबर 10 के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। मैंने कहा था करने में, ओपन करता हूँ बुक आप लोगों के लिए दोबारा। इसमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर, और देन फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर आज न्यू चैप्टर, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी सर। माइक अपने म्यूट रखें, जब आप बात कर लें तो माइक को म्यूट कर लिया करें।
फरहान आपका माइक ओपन है, बंद करें। ओके, चैप्टर नंबर 10 के बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसमें आप लोगों को मैंने ये 10-16 करवाया था कि अगर गार्स मॉडल में आप लोगों ने वोल्टिलिटी निकालनी हो 30 दिन की, 10-16 क्वेश्चन देखिए बेटा, किया आप लोगों ने ये? यस सर, किया हुआ है। ओके, इसमें अगर एक दिन की वोल्टिलिटी आपको गिवन हो तो आपने अगर 30 दिन की निकालनी हो तो आप लोगों की, मैंने थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हुई थी आपकी, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये एक दफा कर लेना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। वो मैं फार्मूला दोबारा फार्मूला आपको ओपन कर देता हूँ, आप लोग वो फार्मूला दोबारा देख लें। गार्स मॉडल के अंदर अगर वो आपको एक दिन की वोल्टिलिटी दे और वो आपसे कहे कि आपने 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। और वो बेटा फार्मूला आपके सामने ये है, दिस वन, VL प्लस अल्फा प्लस बीटा की पावर T इनटू वेरिएंस स्क्वायर माइनस VL, दिस इज द फार्मूला। अगर बेटा गार्स मॉडल के अंदर, अगर गार्स मॉडल आपको गिवन हो और उसमें आपसे कहा जाए कि एक दिन की वोल्टिलिटी इतनी है, आपने 30 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। VL बेटा लॉन्ग टर्म वोल्टिलिटी होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप पहले सीख चुके हैं कि आपको ओमेगा गिवन होगा, यानी W गिवन होगा गामा VL के साथ, वहां से आपने VL निकाल लेना है, अल्फा भी गिवन होगा, बीटा भी गिवन होगा, T भी गिवन होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर मैं 16 बोल रहा हूँ, यही चीज है, ये देखिए, उसने आपको ओमेगा दिया हुआ है, उसने आपको अल्फा दिया, उसने आपको बीटा दिया। आपने सबसे पहले VL कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने एक दिन की वोल्टिलिटी उसने 1% दी और उसने आपसे कहा 30 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी, तो आपने ये सारे का सारा डाटा इसके अंदर पुट कर देना है। पहले VL निकालेंगे, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, जो T है ये आपका 30 हो जाएगा क्योंकि आपने 30 दिन की वोल्टिलिटी निकालनी थी। एंड दिस इज वेरिएंस जो एक दिन का उसने गिवन किया और माइनस VL, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो जो आंसर निकलेगा वो आपकी 30 दिन की वोल्टिलिटी का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने बेटा क्वेश्चंस कर लेने सारे के सारे। आज जो हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज वैल्यू एट रिस्क। वॉर क्या होता है और वॉर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। जी, हम लोगों ने बेटा ये वॉर का टॉपिक जो है ये पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लासेस से पहले? ये नहीं पढ़ा? नो सर। ओके, ये बेटा फिर नया टॉपिक है हमारा बिल्कुल। इसमें आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों ने साथ साथ अंडरस्टैंड करना है इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करवाने, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। इसका सॉल्व करना बहुत आसान है इसको, लेकिन इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं। सबसे पहले बेटा वॉर, वैल्यू एट रिस्क। अगर आप इसका सिर्फ तर्जुमा करें, वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होगा, कितनी अमाउंट है जो आपकी रिस्क के ऊपर लगी हुई है, हाउ मच अमाउंट जो है वो आपकी जो रिस्क आप फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके साथ एक चीज, मैं एक वर्ड आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ आता है, ये देखिएगा, वॉर, मैं कहता हूँ जी 95% के ऊपर है इक्वल टू 4 million। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा बेटा आपको रीड आपने कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि बेसिकली वॉर क्या है, वैल्यू एट रिस्क। ये 4 मिलियन कैसे निकला ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अभी न्यूमेरिकली। अभी आगे हम स्लाइड्स पे जाएंगे, ये 4 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ये सारे का सारा बेटा हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी। अच्छा, वॉर 95% का बेटा मतलब ये है कि वी आर 95% श्योर, और से सुनिएगा, वी आर 95% कॉन्फिडेंट या वी आर 95% श्योर दैट we will not lose more than 4 million। हम 95% श्योर हैं कि हमें 4 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा। जो भी प्रोजेक्ट का मैंने वॉर निकाला होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेडिक्शन क्या दे रहा हूँ कि मैं 95% श्योर हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में 4 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो चांस ऑफ लॉस कितने परसेंट है?
95%। नहीं, 95% चांस है कि 4 मिलियन का लॉस नहीं होगा, नहीं होगा। तो कितने परसेंट चांस है कि लॉस 4 मिलियन से ज्यादा हो सकता है? 5%। 5% होता है आपका 100% बेसिकली। इसलिए बेटा इसकी अब डेफिनेशन भी यही बनेगी कि कितने परसेंट हम श्योर हैं कि वी विल नॉट लूज मोर देन दिस अमाउंट। अब अगर मैं कहूँ जी वॉर 90% पे है 1 मिलियन, तो हम लिखेंगे 90% श्योर है कि हमें लॉस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बाकी का जो 10% है उसमें आपके चांस ऑफ लॉस हो जाएंगे। तो वो जो 10%, 5%, 1%, 20%, अगर मैं कहूँ जी 80% पे चांस है तो 20% चांस ऑफ लॉस है। अगर मैं कहूँ जी वॉर निकालें आप लोग 99% पे, तो आपका चांस ऑफ लॉस होगा 1% ओनली। अब बेटा अगर मैं आपको अब अगर हम वापस आते हैं इसके ऊपर, अगर अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, मैं आपके सामने डेफिनेशन ओपन करता हूं। उस डेफिनेशन को आपने सिर्फ रीड करना है, मैंने आपको बता दिया बेसिकली वॉर होता क्या है। अब अगर हम डेफिनेशन को बेटा पढ़े तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर। वी आर X% सर्टन दैट, मैंने श्योर लिखा था, सर्टन लिखा हुआ है। वी आर X% सर्टन दैट वी विल नॉट लूज मोर देन $V इन टाइम T। यानी हम कितने परसेंट श्योर हैं कि हम इससे ज्यादा जो है वो अमाउंट लूज नहीं करेंगे इन टाइम टी। इन टाइम टी का मतलब होता है बेटा 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, कि कितने अरसे का आपने वॉर कैलकुलेट किया है। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने वॉर निकाला है 6 मंथ का, तो मैं कहूंगा जी वी विल नॉट लूज मोर देन दिस अमाउंट विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ, विद इन 1 ईयर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर। तो वैल्यू एट रिस्क, दिस इज कॉल्ड। और ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर मैं कहूँ जी वॉर, अब सुनिएगा, मैं कहता हूँ जी वॉर 80% पे है 2 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे इसको? वॉर 80% पे है 2 मिलियन। जी रिमशा बेटा कैसे पढ़ेंगे इसको? सर ये 80% हमारे पास 2% नहीं, 2 मिलियन आंसर, 80% हम श्योर हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा। और लॉस और 2 मिलियन से ज्यादा लॉस होने के चांस कितने हैं? 20%। तो बेटा बस ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपने वॉर निकालना है तो जितने परसेंट पे आप वॉर निकाल रहे हैं वो आपका श्योरिटी लेवल है, यानी वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है वी आर X% सर्टेन दैट, X% मीन 80%, 90%, 95%, 99%। और चांस ऑफ लॉस जो होगा वो बकाया होगा। ये मैं आपको इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब मैंने न्यूमेरिकल करने हैं तो बेसिकली वहां हमने चांस ऑफ लॉस निकालना है। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो जो बकाया अमाउंट होगी उसके ऊपर होगा। जिस तरह मैंने अभी 80% बोला, तो हम जो फोकस करेंगे वो 20% पे करेंगे। 95% के लिए हम फोकस करेंगे 5% के ऊपर। 99% पे हम फोकस करेंगे 1% के ऊपर, कि हमें कितना लॉस हो सकता है मजीद। अंडरस्टैंड बेटा? डेफिनेशन समझ आ गई? यस सर। अभी मैं इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, टेंशन ना लें। ओके, अब वॉर की डेफिनेशन के अंदर बेटा दो चीजें हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोली। एक तो टाइम पीरियड के कितने अरसे के लिए आपने वॉर कैलकुलेट करना है, और दूसरा बेटा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल, कि हम कितने परसेंट श्योर हैं कि हमें जो है वो लॉस नहीं होगा। वो जो मैंने अभी आपको बता दी डेफिनेशन उसने एक्सप्लेन की हुई है। जिस तरह अभी बोला उसने कि 80% श्योर है कि हमें लॉस 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आपने वॉर कितने टाइम का निकाला है। जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो वहां टाइम पीरियड गिवन होता है कि आपने 1 साल का निकालना है, आपने 1 मंथ का निकालना है, आपने 1 डे का निकालना है, कितने दिन का निकालना है वो आपके सामने गिवन होगा। ओके जी, अब आए बेटा ये चीज, ये आपके सामने दो डायग्राम्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इन डायग्राम्स को बेटा आपने देखना है, और उसके बाद फिर मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी और दूंगा। अच्छा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपकी शेयर की प्राइसेस होती हैं। जिस तरह मैंने बोला था, सपोज ये किसी शेयर की प्राइसेस की आपके सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो मिड पॉइंट होता है बेटा, ये जो पहाड़ी सी बनी हुई है इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितना डाटा मीन वैल्यू से अवे होता जाएगा, परे होता जाएगा, उतना ज्यादा वो डाटा क्या होता जाएगा, रिस्की होता जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो जो सबसे रिस्की डाटा है वो आपकी जो टेल्स के ऊपर आई, जो हाईलाइट किया हुआ है दोनों तरफ, ये आपका सबसे हाई रिस्की डाटा होता है। अच्छा, इस तरफ जो राइट साइड है, इस तरफ जहाँ पे गेन लिखा हुआ है, ये आपके रिटर्न्स हैं, यानी ये आपके प्रॉफिट्स हैं। और जो मीन वैल्यू की बैक साइड पे लिखी है वैल्यू, ये आपके लॉस है।
यानी लेफ्ट साइड के ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मीन वैल्यू है 2, तो यहाँ पे होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अगर यहाँ पे मीन वैल्यू 2 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह माइनस वैल्यूज होंगी। तो लेफ्ट साइड बेटा आपकी क्या है, आपके लॉसेज हैं, और राइट साइड आपके क्या है, प्रॉफिट्स हैं। ये आपकी मीन वैल्यू है। याद रखिएगा जो टेल्स हाईलाइट की है बेटा ये सबसे रिस्की डाटा होता है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके मीन वैल्यू से बहुत अवे हैं। तो जितना बेटा पॉइंट मीन वैल्यू से अवे होगा वो पॉइंट आपके लिए उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। दैट्स व्हाई इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब नीचे तरह ये डेफिनेशन पढ़िएगा, ये आपको डेफिनेशन की समझ आ रही है? लॉसेज आर नेगेटिव गेन्स। लॉसेज आर नेगेटिव गेन, सिर्फ इतना लिखें, लॉसेज आर नेगेटिव गेन। इसका मतलब क्या होता है एनीवन? लॉसेज आर नेगेटिव गेन, इसका मतलब क्या है जी सिक्लैन? सर हमें प्रॉफिट लॉसेज जो हमें जी लॉसेज की डेफिनेशन दी हुई है उसने कि लॉसेज क्या होते हैं? नेगेटिव गेन होते हैं सर। हमें लॉसेज में हमें डेट तो मिलता है ना, हम पे कर्जा तो चढ़ता है ना सर। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ जी आपको रिटर्न मिला 10%, वो आपका प्रॉफिट होगा 10%। अगर उस 10% के साथ में माइनस का साइन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? सर वो प्रॉफिट तो नहीं होगा सर, वो लॉस हो जाएगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर मैं लिखता हूँ 10% पॉजिटिव तो वो 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसी 10% के साथ में माइनस का साइन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? लॉस होगा। वो लॉस हो जाएगा आपका, लॉस। और यही बेटा चीज लिखिए कि लॉसेज आर नेगेटिव गेन्स, यानी अगर आपके गेन के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका लॉस बन जाएगा। ओके अच्छा, अब होता क्या है बेटा, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ एरिया, इस एरिया को बेटा आपने जरा गौर से देखना है। इस एरिया को अगर आप देखें, अब ये देखिए उसने लिखा 100 - X% चांस ऑफ लॉस है। अभी मैंने आपके सामने बोला 100 - X% का मतलब क्या होता है? अगर X% आपका 95 हो तो चांस ऑफ लॉस कितना बनेगा? ये देखिए 100 - 95 कितना आ जाएगा? 5%, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 80% हो तो यहाँ पे चांस ऑफ लॉस कितना आएगा? 20%। अगर आपका X% हो 99% तो चांस ऑफ लॉस कितना आएगा? 1%। 100 में से माइनस कर दें। तो ये बेसिकली वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। बट एक होता है वैल्यू एट रिस्क, एक होता है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। अभी मैं एक वर्ड यूज करूंगा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का, वो भी मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा आपको। उसकी भी सेम यही डेफिनेशन होगी कि वी आर 90% श्योर दैट कि वी विल नॉट लूज मोर देन दिस अमाउंट। इन दोनों में फर्क क्या होगा कि वॉर का भी हम कैलकुलेट करेंगे, हम ईएसएफ भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, देखिए एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, कितना शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है जितना हम कर रहे हैं। वैल्यू एट रिस्क, कितनी वैल्यू हमारी रिस्क के ऊपर है। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का हमने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये बताएं बेटा, ये डायग्राम आपको समझ आ रही है? ये जो उसने हाईलाइट किया हुआ एरिया, दिस इज द चांस ऑफ लॉस। ये बेटा इस डायग्राम में ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले आपको, तो चांस ऑफ लॉस कैसे निकालना है आपने। एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। अच्छा दूसरी तरफ देखें, अब अगली डायग्राम देखिए, उसने लिखा कैलकुलेशन ऑफ वॉर फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस इन पोर्टफोलियो वैल्यूज। अच्छा बेटा अगर हम ये करें कि जो हमारे पास, अब यहाँ पे देखें गेन्स आर नेगेटिव लॉसेस, क्या लिखा हुआ? गेन्स आर नेगेटिव लॉसेस। बेटा आपने -10% लिखा हुआ था लॉस को, अगर -10 के साथ में मजीद माइनस का साइन लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि गेन्स आर नेगेटिव लॉसेस, कि वो जो नेगेटिव लॉस आपका आया है अगर आप उसके साथ मजीद नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ बेटा मैं आपको फिर यहाँ से एग्जिट कर दूं अगर आप माइक बंद नहीं कर सकते अपना। माइक बंद कहाँ होगा? तो गेन्स और नेगेटिव लॉसेस का बेटा मतलब ये है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आप देखें डायग्राम, वो जो आपने डायग्राम ड्रॉ की थी पिछली स्लाइड्स के अंदर, आप देखिए वो इस तरफ आ गई। वो इस तरफ क्यों आ गई? देखें अब ये साइड आपकी लॉस की बन गई, ये साइड आपकी गेन की बन गई। क्यों वाला बने? क्योंकि जो जहां पे नेगेटिव साइन थे उसको हमने जब नेगेटिव किया तो ये सारे साइन पॉजिटिव हो गए, इस तरफ पॉजिटिव साइन थे वो सारे के सारे क्या हो गए? नेगेटिव हो गए।
तो बेसिकली इसमें इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम सिर्फ इसलिए दी गई है कि क्वेश्चन में या तो आपको गेन्स गिवन होंगे या आपको लॉस गिवन होंगे वॉर कैलकुलेट करने के लिए, या फिर दोनों का मिक्सचर गिवन होगा, गेन भी गिवन होगा और लॉस भी गिवन होगा। अगेन बेटा ये देखें, यहाँ पे वही वाली बात है कि आपने अगर यहाँ से लॉस निकालना है तो वही बेटा कि कितने परसेंट श्योर है कि आपको लॉस होगा, 100 माइनस x%। अगर मैं x% कहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 95 पे निकाले, तो बेटा यहाँ पे 100 माइनस 95 चांस ऑफ लॉस कितना आ जाएगा, 5%। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ गेन्स आर गिवन और इफ लॉसेस आर गिवन। ये बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके अच्छा, अब एक बेटा यहाँ पे ना छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट और दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाता हूँ वॉर कैसे निकालना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि वॉर और ईएसएफ में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड ईएसएफ। मैंने बोला कि वॉर भी वही चीज बताता है कि कितने परसेंट चांस है कि हम इससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे, और ईएसएफ भी यही बताता है कि कितने परसेंट चांस है कि हम इससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे। लेकिन जब दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे एक ही न्यूमेरिकल के ऊपर, तो दोनों जो है वो आंसर मुख्तलिफ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर ने आंसर दिया 4 मिलियन, तो मे पॉसिबल उसी क्वेश्चन के ऊपर ईएसएफ का आंसर आए 3 मिलियन, 7 मिलियन या 8 मिलियन आ जाए। ऐसा क्यों होता है? अब ये हमारा बेसिकली मेन चीज है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद फिर जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो देखिएगा वहां दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। क्वेश्चन सेम होगा, वैल्यूज भी सेम होगी, फर्क क्या होगा, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। फिर आपने डिसाइड करना है कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए। अच्छा, वॉर क्या करता है बेटा? जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें, ये जो आपके सामने एक लाइन, ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया आपको नजर आ रहा है, ये आपकी टेल है। इस टेल के ऊपर सपोज करें कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 10-20 पॉइंट है इस टेल के ऊपर। सपोज करते हैं सारे के सारे चांस ऑफ लॉस है कि 1 मिलियन भी लॉस हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एज्यूम कर रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स हैं। वॉर ये करता है कि जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो वॉर इन सब पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को हिट करेगा, और जो पहला पॉइंट उसके माइंड आएगा, उसके रास्ते में आएगा, वो आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट्स है -1, -2, -3, -4, -5, 10 तक है। आपने जब वॉर कैलकुलेट किया तो उसने हिट किया -4 को, तो हम कहेंगे वॉर इज -4। वॉर क्या करता है कि जितने भी आपके चांसेस ऑफ लॉस के पॉइंट्स होते हैं उनमें से किसी एक पॉइंट को हिट करेगा, जो पॉइंट उसके सामने आ गया वो आपका वॉर होगा। ईएसएफ क्या करता है? ईएसएफ ये करता है कि जितने भी चांस ऑफ लॉस हैं, यहाँ पर चांस ऑफ लॉस था -1, -2, -3, -4, -10 तक, वो किसी एक पॉइंट को हिट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो इन 10 के 10 पॉइंट्स की एवरेज ले लेगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 so on plus 10 divided by 10। वो जो एवरेज वैल्यू निकलेगी, दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड आपका चांस ऑफ लॉस। इतनी अमाउंट से ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं बेटा, कोई एक पॉइंट हिट करना है वो बेहतर है या जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं? अगर मैं आपसे वैसे पूछूं, तो अगर मैं आपसे कहूं जी आपने मुझे अपने रिजल्ट्स के बारे में बताना है कि आपकी ओवरऑल 8 सेमेस्टर में परफॉर्मेंस कैसी रही, तो किसी एक सेमेस्टर की परफॉर्मेंस आपके बारे में सही बताएगी या 8 सेमेस्टर की एवरेज लेंगे तो वो ज्यादा बेटर बताएगा आपके बारे में? एवरेज बताएगा ना आपको, सारी बात है। मे पॉसिबल कि एक सेमेस्टर में आपका 4/4 हो, अगले सेमेस्टर में जाके आपका CGPA 3 आ जाए, अगले किसी में 2 है, किसी में 3.5 है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 की एवरेज लेंगे जिसे हम CGPA बोलते हैं। तो जो CGPA होता है वो आपके बारे में ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बेटा ये यहाँ पे भी यही है, जो वॉर होता है जब हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट को हिट करेगा, और जिस पॉइंट को बेटा वो हिट करेगा वो आपका वॉर होगा। लेकिन ईएसएफ क्या करेगा, इस टेल के ऊपर, ये जो हाईलाइटेड एरिया, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, चाहे यहाँ पे 1000 पॉइंट हो, वो इन 1000 के 1000 पॉइंट्स की एवरेज लेगा, और वो जो एक वैल्यू बनेगी वो आपका ईएसएफ होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो हम कह सकते हैं कि ईएसएफ इज बेटर मेजर देन वॉर, कि अगर ईएसएफ की बेस के ऊपर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा एज कंपेयर टू वॉर। अंडरस्टैंड द बेटा कॉन्सेप्ट बिटवीन वॉर एंड ईएसएफ? एनीवन? यस सर। समझ आ गई? दोनों के बेटे डेफिनेशन सेम है कि कितने % चांस है कि वी विल नॉट लूज मोर देन दिस वैल्यू। फर्क ये है कि वॉर किसी एक पॉइंट को हिट करता है, जो भी यहाँ पे टेल के ऊपर आ गया, जबकि ईएसएफ टेल के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन सबकी एवरेज लेके आपको आंसर देगा। और ये कैसे देगा, ये मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। ओके बेटा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वॉर, कि वॉर के हमें क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं।
पहला बेटा एडवांटेज, अगर वॉर कैलकुलेट करते हैं इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि जब आप देखिएगा आपके सामने जब मैं कैलकुलेट करूंगा, अभी मैंने कहा ना ये डायग्राम ड्रॉ करें और ये आपका वॉर है, तो वॉर किसी एक पॉइंट को हिट करते हैं, इसमें जैसे जो आंसर आएगा वो एक नंबर में आएगा, जिस तरह भी आया 4 मिलियन 2 मिलियन। एक तो इसको कैलकुलेट करना आसान है वॉर को, नंबर 1। नंबर 2, अब आंसर आया 2 मिलियन, अब हर बंदा पढ़ सकता है कि इतने % चांस है कि हम 2 मिलियन से ज्यादा लूज नहीं करेंगे, तो ये आपको एक सिंगल नंबर में आंसर दे देता है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, इट कैप्चर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिस्क इन अ सिंगल नंबर। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, तो ये एक नंबर आपके सामने आ जाएगा जो आपको समझने में बहुत आसान होगा और कैलकुलेट करना भी आसान होगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अभी देखिए मैंने आपके सामने बोला, मैं कहता हूँ जी बताएं वॉर जो है वो 99% पे 5 मिलियन है, तो आपको पता चल जाएगा कि वी आर 99% श्योर दैट वी विल नॉट लूज मोर देन दिस अमाउंट, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, और सेकंड बेटा, इट आस्क द सिंपल क्वेश्चन हाउ बैड कैन थिंग्स गेट, यानी इससे बुरा क्या हो सकता है। 99% चांस है कि 4 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, 1% चांस है कि इससे ज्यादा लॉस हो सकता है, तो ये आपको बता सकता है कि इससे ज्यादा बुरा कितना हो सकता है, तो 1% चांस है इससे ज्यादा बुरा होने का। 95% पे 5% चांस है उससे ज्यादा बुरा होने का, 90% पे 10% चांस है उससे ज्यादा बुरा होने का, एंड सो ऑन। जी बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। एनी कंफ्यूजन बेटा, एनीवन? नो सर। ओके, अब हम बेटा देखते हैं कि हमने वॉर कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा आपने अभी रीड करना है, जो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को फिर आपने सॉल्व कैसे करना है, उसने आगे सॉल्व किया भी हुआ है। ये देखिए उसने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ये डायग्राम कैसे बनानी है, ये डायग्राम मैं आपको सिखाता हूँ बनानी कैसे बनानी है, यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज करेगी। अभी फिलहाल आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है। अभी एक व्हाइट पेज के ऊपर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप लोगों ने वो डायग्राम साथ साथ देखनी है मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको व्हाइट पेपर के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करके कैमरे के सामने करूंगा, आपने उस डायग्राम को यहाँ पे सीखना है मेरे साथ, और उसके बाद फिर वो डायग्राम आपको समझ आ जाएगी कैसे है। वो आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम वो बहुत सिंपल होगी, तो उसको आपने कैसे करना है। चलो उतनी देर इस क्वेश्चन को बेटा रीड करें, क्योंकि अभी हमारी जो मीटिंग टाइम है वो खत्म होने वाला है, तो फिर दोबारा आप मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ये भी कर देता हूँ, उसके बाद आप फिर मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, बाकी क्वेश्चन फिर मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, उसमें लिखा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। A 1-year project has 80% chance of leading a gain of 2 million. एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास 98% चांस है कि वो आपको प्रॉफिट देगा 2 मिलियन का, एंड 1.5% चांस कि वो आपको लॉस देगा 4 मिलियन का, और 0.5% चांस है कि ये आपको लॉस देगा 10 मिलियन का। तीन वैल्यू उसने दी। 98% चांस है कि ये प्रॉफिट हमें, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें 2 मिलियन का प्रॉफिट देगा, 1.5% चांस है कि ये हमें 4 मिलियन का लॉस देगा, और 0.5% चांस है कि ये हमें 10 मिलियन का लॉस देगा। ये आपके सामने उसने तीन वैल्यूज दी। अच्छा, अब उसने बोला कि आपने वॉर कैलकुलेट करना है कितने पे, 99% के ऊपर। 99% के ऊपर उसने बोला कैलकुलेट द वॉर, कि कितने % चांस है कि हमें कितना लॉस हो सकता है, वो अब हमने कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले बेटा ये करना है कि इसमें जो डाटा गिवन किया गया उसको, उस डाटे को आपने यहाँ पे लिख लेना है। ओके, ये मैं अभी कैमरे के सामने करूंगा, आप लोगों ने इसी तरह से टेबल ड्रॉ करना है जिस तरह से मैंने ये अभी आपके सामने व्हाइट पेज के ऊपर किया हुआ है। ये नजर आ रहा है आपको? देखिए जरा। आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, बस अब थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा जी। आपने सिर्फ सबसे पहले मैं इसको ऊपर करता हूं दोबारा। आप सबसे पहले बेटा एक लाइन ड्रॉ करें दरमियान में, और उस लाइन के ऊपर आपने दो हेडिंग्स देनी है। ये हेडिंग आप देंगे प्रोबेबिलिटी की, और इस तरफ आप हेडिंग देंगे जी बेटा एल। जी स्टैंड फॉर गेन / एल स्टैंड फॉर लॉस। सिर्फ अभी आप दो हेडिंग्स के, अभी नीचे कुछ नहीं लिखना, आपने जो लिखा हुआ है इसको छोड़ देना। पहले आप हेडिंग दें प्रोबेबिलिटी की, PROBABLITY, प्रोबेबिलिटी लिखें, और आगे लिखें जी बेटा एल, यानी गेन और लॉस। पूरा लिख लें या आप इसको शॉर्टकट में लिखें। लिख लिया? लाइन ड्रॉ करके एक तरफ लिखिए प्रोबेबिलिटी और एक तरफ लिखिए गेन और लॉस। सर थोड़ा सा ऊपर करें जी। सिर्फ बेटा हेडिंग दो दें, अभी नीचे जो लिखी ना वैल्यूज ये नहीं आपने लिखनी, इसको छोड़ दें, सिर्फ जो ऊपर हेडिंग लिखी है वो लिखिए बस। ओके सर। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी PROB लिखा मैंने,
और आगे लिखिए G बटा N, G स्टैंड फॉर गेन बटा L का मतलब है L स्टैंड फॉर लॉस, गेन और लॉस। अभी नीचे तो लिखा है, आपने नहीं लिखना, इसको छोड़ दें, वो क्या लिखा है। ओके, अब आपने लिख ली ये दोनों चीजें बेटा? जी सर। अब प्रोबेबिलिटी वाली साइड पे लिखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कॉलम में लिखिए 98%। ये आपके सामने उसने दिया प्रोजेक्ट हैज अ 98% चांस, तो प्रोबेबिलिटी में लिखिए 98%। लिख लिया? यस सर। और अगले कॉलम में लिखिए 2 मिलियन, जहां पे मैंने G बटा L लिखवाया आपको गेन और लॉस, वहां लिखे 2 मिलियन। यस सर। और ब्रैकेट में लिख दें गेन, G लिख दें, यानी कि इसने गेन दिया हुआ आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 0.9% चांस है 10 मिलियन का लॉस होगा। ये कोई और क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। इसी तरह आप लिखें यहाँ पे 98% और आगे लिखें 2 मिलियन का गेन। यस सर। ओके, इसी तरह बाकी लिख लें। आगे लिखिए 1.5% प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में लिखिए 1.5% और आगे लिखिए 4 मिलियन L लिख लें, L फॉर लॉस। 4 मिलियन के आगे ब्रैकेट में लिख लें L फॉर लॉस, जिस तरह ये लिखा हुआ है। 10 मिलियन 4 मिलियन L फॉर लॉस। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। इसी तरह थर्ड लिखिए फिर दोबारा 0.5% चांस है लॉस ऑफ 10 मिलियन, तो प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में लिखिए 0.5 और आगे लिखिए 10 मिलियन और ब्रैकेट में लिख लें L फॉर लॉस। जी बेटा, लिख लिया तीनों वैल्यूज? अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, भी सिर्फ वैल्यूज लिखे। अब आपकी तीन वैल्यूज हैं, 98%, उसके आगे लिखे 2 मिलियन गेन, 1.5% उसके आगे लिखिए 4 मिलियन लॉस और 0.5% उसके आगे लिखिए आपने 10 मिलियन लॉस। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आपको आता है कि गौर कैलकुलेट करने का या ESF कैलकुलेट करने का, जब भी आपको बेटा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के कॉलम को प्लस करना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के कॉलम को प्लस करके 100% बनता है। प्रोबेबिलिटी का कॉलम प्लस करें, 98 प्लस 1.5 99.5 प्लस 0.5 100। तो अगर बेटा प्रोबेबिलिटी का आंसर 100% गिवन है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आपका फिर डायग्राम नहीं ड्रॉ होगी। तो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहला काम, ये प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम है वो आपने इसको प्लस करके देख लिया। जी बेटा, डाटा लिख लिया? सर ये फैक्ट है, इसके बगैर नहीं क्वेश्चन हल होगा? नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी 100% होती है। जिस तरह वेट्स होते हैं, वेट 1 के इक्वल होते हैं। अगर आपका वेट 1 के इक्वल नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपका सॉल्व अगर कर भी लेंगे तो आंसर गलत प्रेडिक्ट होगा, वो आंसर गलत होगा। तो चांसेस ऑफ अक्रस जो होती है ना बेटा, वो 100% में से आपने प्रेडिक्ट करना होता है। तो ये बेटा आपकी वीडियो अभी एंड होने वाली है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन करें दोबारा, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है? डाटा आपने लिख लिया, इस डाटा को मैं आपको सॉल्व करके डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने में बेटा 2 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन आपका नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 सेकंड भी ज्यादा है। ओके सर। ओके सर, ठीक हो गया? चलें जी, मैं अभी ये स्टॉप हो रही है हमारी वीडियो, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें। यस सर।